सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जामिनेशन 2021-22 जो कि कंडक्ट कराया गया 19 अप्रैल 2022 के सेकंड शिफ्ट में। इनके जीके के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ललिता डैश के लोक संगीत का एक रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। देखिए, भारत में हर एक राज्य का अपना अपना लोकगीत होता है, तो वही लोकगीत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ललिता के बारे में। तो ललिता इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। और भी कुछ स्टेट हैं और उनसे संबंधित लोकगीत, आइए देखते हैं। भारत में लोक संगीत राज्यों, जातियों तथा जनजातियों के हिसाब से अलग अलग हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोकगीत विकसित हुए हैं। भारत में लोक संगीत बेहद प्राचीन है। प्राचीन काल से ही लोकगीत की परंपरा रही है। भारत के प्रमुख लोक संगीत इस प्रकार हैं, जैसे मदिगा दप्पू आंध्र प्रदेश, माला जमदिका आंध्र प्रदेश, बिहू गीत, बिहू कई बार पूछा जा चुका है, बिहू असम से रिलेटेड है, टोकरी गीत असम, कामरूप, कामरूप लोकगीत असम से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए असम का पुराना नाम भी कामरूप रह चुका है, तो जैसे ही कामरूप पूछे तो ये आपको पता होना चाहिए असम की बात हो रही है। गोलपरिया गीत असम, पंडवानी देखिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड से रिलेटेड है। बहुला पश्चिम बंगाल, भटियाली पश्चिम बंगाल, गरबा कई बार पूछा जा चुका है, गरबा गुजरात, और आपको पता भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा गरबा से रिलेटेड, तो गरबा गुजरात, दोहा गुजरात, भावगीते कर्नाटक महाराष्ट्र, लावणी महाराष्ट्र बहुत ही फेमस है, आप ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में लावणी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोवाड़ा महाराष्ट्र, गोंधार महाराष्ट्र, अभंग महाराष्ट्र, ओडिसी ओडिशा, संबलपुरी ओडिशा, मैया पंजाब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पॉक्सो यानी कि POCSO पॉक्सो एक्ट यानी कि अधिनियम बालकों के हितों की रक्षा करते हुए लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न के अपराधों और अश्लील साहित्य से बालकों का संरक्षण करने के लिए एक व्यापक कानून है। यानी कि पॉक्सो एक्ट जो लाया गया था, ये कब लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2012। आइए देखते हैं पॉक्सो से रिलेटेड। देखिए, पॉक्सो अधिनियम को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए साल 2012 में लागू किया गया था। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो POCSO प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2000 व्हाट 2012, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया पॉक्सो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में तीसरी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मीट में भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। जब ही भाला फेंक की बात हो तो आपको इंडिया से बहुत ही फेमस प्लेयर का नाम ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा बहुत ही फेमस खिलाड़ी। और क्यों फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आइए देखते हैं इनके बारे में। देखिए, इनकी फ़ोटो यहाँ पे है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें। नीरज चोपड़ा भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर, जैवलिन को ही हिंदी में भाला कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैवलिन पूछा जाए या फिर भाला पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा। जिन्होंने जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवा चुके हैं। अब देखिए, ये तो सबको पता है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 87.58 मीटर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन्होंने 87.58 मीटर के सर्वश्रेष्ठ जैवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम किया था। इसके अलावा इन्होंने दोहा डायमंड लीग 2023 में भी 85 मीटर का आंकड़ा पार किया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ओरेगन 2022 में क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान आया, जहां उन्होंने 88.39 मीटर का थ्रो फेंका, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। फाइनल में उनके 88.13 मीटर थ्रो की मदद से भारत ने ऐतिहासिक रजत पदक हासिल किया। तो ये इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2015-16 से 2019-20 तक स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों में 12% की कमी आई है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
देखिए ये इकोनॉमी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बजट तो हर एक साल बदलता रहता है, तो आप अगले साल का करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड्स की विशेषता है? जिसका आंसर हो जाएगा तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण। अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुवर्ण रेखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हुंड्रू जलप्रपात जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सुवर्ण रेखा। अब देखिए स्वर्ण रेखा के बारे में बात कर लेते हैं और हुंड्रू जलप्रपात के बारे में बात करते हैं विस्तार से। हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू फॉल्स भारत के झारखंड राज्य में है, और ये स्वर्ण रेखा जो नदी बहती है ये भी झारखंड में बहती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत के झारखंड राज्य के रांची जिला में स्थित एक जलप्रपात है। यह 98 मीटर यानी कि 322 फीट की ऊंचाई से गिरता जलप्रपात रांची से 21 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। मैंने कई बार इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप पीरियोडिक टेबल से 1 से लेकर के 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एकदम कंठाग्रस्त यानी कि मगअप कर लीजिए। जैसे पहला है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। तो आप 30 तक, 20 तक तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, बट अच्छा होगा जब आप 30 तक अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक, तो देखिए परमाणु क्रमांक है क्या? तो इसे नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे जेड से दर्शाया जाता है। रेलवे के कई एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि परमाणु क्रमांक को किस के मतलब इसका सिंबल क्या है ना, इसे किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो जेड हो गया। द्रव्यमान संख्या क्या है? तो एक नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या बोला जाता है ना। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या को तत्व की द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे ए, अब देखिए इसे ए से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान संख्या को ए, परमाणु संख्या को व्हाट? जेड से डिनोट किया जाता है। उदासीन परमाणु के लिए, तो देखिए एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या जेड है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड है ना। प्रोटॉन की संख्या जेड, इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड। एक परमाणु में नाभिकों की संख्या क्या है? ए, एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? व्हाट? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? ए माइनस जेड। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन दिया गया है, ए बराबर 14 और एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। जैसे कि हम जानते हैं एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है एक परमाणु में, इसलिए प्रोटॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 7। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 7। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या को आपने जैसे कि पहले देखा उसे ए से डिनोट किया जाता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है ना। तो एन के बारे में, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो ए माइनस व्हाट? ये पी चला जाएगा बराबर के उधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? प्लस है इधर, तो ये आपने मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 14 और पी का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट? 7। ओके, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, पीरियोडिक टेबल में कुछ इसी तरीके से आपको बॉक्स में दिखा मिलेगा, और यहाँ पे उसके पास में ये जो इस तरीके है 7 एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल हो गया एन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे, है ना, नेम हो गया नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट हो गया। जनरली क्या होता है, मतलब एटॉमिक नंबर का ही एटॉमिक वेट जो होता है ये दुगना होता है, जनरली ऐसा देखा गया है, लेकिन हर एक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एसिड बेस प्रॉपर्टीज़ ऑफ हायर वैलेंसी ऑक्साइड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्टेट एट 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कुछ इस तरीके से आपको मैं ये पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन ए हैजा। देखिए सूखा रोग, एनीमिया, स्कर्वी, ये सब दूषित जल से नहीं होता है। दूषित जल से जो होने वाला रोग है वो है हैजा।
आगे देखते हैं। देखिए, हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधित संक्रामक रोग है। कहाँ रोग फैलता है ये? तो आंत में फैलता है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर यह विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हैजा होता है किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया। इसकी उष्मायन अवधि 1 से 5 दिनों की होती है। संदूषण के बाद जीवाणु आंतर्जीव विष पैदा करता है, जिसके कारण प्रचुर पीड़ादायक और पतले दस्त होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हैजा के लक्षण: ब्लड प्रेशर कम होना, हृदय गति बढ़ना, ज़्यादा प्यास लगना, बार बार जी घबराना, हैजा में उल्टी, दस्त और पैर में ऐंठन होना। तो ये कुछ लक्षण हैं। मानव शरीर के प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित अंग। तो ये कुछ लिस्ट दिए हुए हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। कुछ को मैं पढ़ देता हूँ, जैसे गठिया या र्यूमेटिज्म, ये जोड़ से संबंधित। गठिया तो आपने कई बार सुना होगा, जोड़ से संबंधित है। अस्थमा, ब्रोंकियल स्नायु यानी कि ब्रोंकियल स्नायु यानी कि फेफड़ा से संबंधित है अस्थमा। मोतियाबिंद आँख से। कई के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा होगा, कुछ इस यहाँ पे जो दिए हुए हैं रोग, जैसे मधुमेह, अग्न्याशय, गुर्दे, आँखें, है ना, जो प्रभावित बॉडी पार्ट है वही बताया जा रहा है, और ये रोग हो गया इस तरीके से। डिप्थीरिया गला हो गया, कुष्ठ, एक्जिमा, दाद, ये है त्वचा और तंत्रिकाएं। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, रोतुंदिया, मोतियाबिंद, ट्रेकोमा, कैटरैक्ट, ये सब आँखों से संबंधित है। घेंघा, थायराइड ग्लैंड, ओके, ये जो प्रभावित होने वाले बॉडी पार्ट है। पीलिया, लीवर, लेकीमिया, रक्त, मलेरिया, तिल्ली, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, एटिटिस, कान, पक्षाघात, तंत्रिकाओं, पक्षाघात जैसे कि आपने सुना होगा पैरालिसिस, ओके, निमोनिया, टीवी, फेफड़ों, पोलियो, एथलीट फूट, पैर, स्कर्वी, पायरिया, दांत और मसूड़े, गठिया जैसा कि पहले बताया गया, जोड़ों। उसके बाद है साइनसाइटिस, साइनसाइटिस, साइनस अस्तर की सूजन, टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल्स, घेंघा, बोचा, क्षय रोग, फेफड़ा, टाइफाइड, हैजा, पेचिस, आंत, रिकेट्स, हड्डियाँ। अगला है टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो, तंत्रिका तंत्र, हेपेटाइटिस या पीलिया, यकृत, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क, गलसुआ, गाइटर, ये थायराइड ग्लैंड है। हैजा, आंत्र या आहार नाल। प्लूरिसी यानी कि छाती, ये छाती में होने वाला रोग है। आगे है काली खांसी, श्वसन तंत्र, अर्थराइटिस, जोड़ों की सूजन, डिप्थीरिया, गला, श्वास नली। तो ये कुछ रोग हैं जिनके आप वीडियो को पॉज करके आप आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे पार्किंसन हो गया, प्लेग हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, दस्त, अतिसार, निमोनिया, टाइफाइड, रिकेट्स, कहीं तो रिपीट भी आई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। आइए देखते हैं कंचनजंगा के बारे में। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8,558 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिमोत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसका लोकेशन। साथ ही यह सिक्किम व नेपाल की सीमा को छूने वाले भारतीय प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती मूल के 4 शब्दों से हुई, जिन्हें आमतौर पर कांग छेन जो गा या यांग छेन जो गा लिखा जाता है। सिक्किम में इसका अर्थ विशाल हिम की 5 नदियाँ लगाया जाता है। नेपाल में यह कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सिक्किम में इस तरीके से है और नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर कहा जाता है। अगला है विश्व की यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 मई को। 5 मई को आप देखेंगे ध्यान से, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया है। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन को रट लेना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन आप विस्तार पूर्वक उसे आराम आराम से पढ़ेंगे ना, तो 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको एकदम बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर, और साथ ही उससे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे वो। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1 जनवरी 2021 तक
बैंक ऋण वृद्धि 10% हो गई थी, तो 6.7%। ये बजट से रिलेटेड है, तो आप 2022-23 का करके जाइएगा आने वाले एग्जामिनेशन में। उसके बाद है कैप्साई सिनोइड्स, कैरिटनाइड्स, फेलोनिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो जैसे ही कैप्साइसिनोड्स, कैप्सिन के बारे में बात हो तो वो मिर्च से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। कैप्सिकम नाम भी सुने होंगे आप। जब हम मिर्च को खाते हैं तो कैप्साइसिन जीभ और त्वचा पर पाई जाने वाली नसों पर असर छोड़ता है। कौन? कैप्साइसिन कहाँ छोड़ता है असर? जीभ और त्वचा पर। और खून में सब्सटेंट पी नामक केमिकल रिलीज करता है, जो दिमाग में जलन और गर्मी का सिग्नल देता है। इसके कारण हमें तीखापन महसूस होता है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, 1918 में प्रकाशित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कारण भारत के उच्चायुक्त पद का निर्माण किया गया। यह लोकप्रिय रूप से मॉन्ट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया ना, कंफ्यूज भी आप कर जाइएगा। मांट दिया हुआ है, मांट मतलब मॉन्टेग्यू, है ना। तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता देखिए, यह लोकप्रिय रूप से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के रूप में जाना जाता था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता द्विशासन यानी कि दोहरी शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रांतीय विषयों को दो विषयों अर्थात आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों को राज्यपाल और उनकी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था, जबकि हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल और मंत्री परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता था। तो ये आपने जाना मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट के बारे में। अगला है 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। वो कौन सा भाग जोड़ा? तो 9A, ये आप ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन 1992 में किया गया था। यह 1 जून 1993 को लागू होता है। इसमें भाग 9A जोड़ा गया और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक के प्रावधान इसमें शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल श्रेणी में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 जीती? तो इस खिलाड़ी का नाम है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन इज रिलेटेड टू व्हाट? बैडमिंटन, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 से 20 के लिए नामांकित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले। ओके। अब तक 32 पुरस्कार विजेताओं को विभिन्न भाषाओं के में उनके काम, देखिए तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 2020 का दिया हुआ है, तो हम 2020 की चर्चा नहीं करेंगे। अब हम करेंगे 2023 की, जो कि अभी करंट ईयर चल रहा है। तो हम 2023 के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब तक यानी कि 32 पुरस्कार विजेताओं को विभिन्न भाषाओं में उनके काम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में तमिल लेखिका शिवा शंकरी, नाम क्या है? शिवा शंकरी को उनके संस्मरण संग्रह सूर्यवंशम के लिए 2023 के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नाम शिव शंकरी, उपन्यास व्हाट? सूर्यवंशम या सूर्यवंशम। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती सम्मान, शिव शंकरी जी को उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए यह सम्मान दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया? तो मुगलों के खिलाफ किसके नेतृत्व में? बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह किया। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ से सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं।
जैसे सिख धर्म दिया हुआ है, तो सिख धर्म खालसा या सिख मत, पंजाबी सिक्खी, 15वीं सदी में जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ साहिब या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तथा दसम ग्रंथ, यानी कि सिखों का जो मतलब धार्मिक ग्रंथ है वह है आदि ग्रंथ। ये आपने कई बार सुना होगा, एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। आदि ग्रंथ वही गुरु ग्रंथ साहिब जी हुए। सिख धर्म में इनके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर कहा जाता है, उसी तरीके से सिख धर्म में गुरुद्वारा। आमतौर पर सिखों के 10 सतगुरु माने जाते हैं, लेकिन सिखों के धार्मिक ग्रंथ में 6 गुरुओं सहित 30 भक्तों की वाणी है, जिनकी समान शिक्षाओं को सिख मार्ग पर चलने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। टोटल 10 गुरु हुए हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, जिनमें कि गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु हुए थे। इनके अलावा वह एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा थे। गोविंद राय के रूप में जन्मे वह 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के बाद 10वें सिख गुरु के रूप में उभरे। गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेशानुसार सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। अब आगे देखते हैं। इस अत्याचार के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की, जिसे सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में चिन्हित किया गया। उन्होंने 5 लेखों को 5 ककार के रूप में प्रसिद्ध भी पेश किया और हर समय पहनने के लिए खालसा सिखों को आज्ञा दी। गुरु के अन्य योगदानों में सिख धर्म पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखना और सिखों के शाश्वत जीवित गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिख धर्म के धार्मिक ग्रंथ को धारण करना शामिल है। अब आगे देखते हैं। 1699 वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह दिन सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु 42 वर्ष की उम्र में 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में। सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए वो कौन कौन से गुरु हुए और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उनको कंसिडर करेंगे। जैसे गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु, 1469 से 1539। ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की और करंट में अब आप देखेंगे तो गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर करतारपुर कॉरिडोर को शुरू किया गया। ये इनसे रिलेटेड करंट न्यूज़ है ना। गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया। गुरु अमरदास, तो ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने सिखों के बीच सती और पर्दा व्यवस्था जैसी प्रथाओं को समाप्त किया। गुरु रामदास, इन्होंने 1570 में अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर की स्थापना किन्होंने की? गुरु रामदास जी ने। इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल का निर्माण शुरू करवाया। अब गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की 1604 में। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण देखिए स्टार्ट करवाया गुरु रामदास जी ने, बट कंप्लीट जो करवाया वो करवाया गुरु अर्जुन देव जी ने। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। गुरु हरगोविंद, और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर शहर को मजबूत किया। गुरु हर राय, ये शांति प्रिय व्यक्ति थे और इन्होंने अपना अधिकांश जीवन औरंगजेब के साथ शांति बनाए रखने तथा मिशनरी कायम करने में समर्पित कर दिया। गुरु हरकिशन सबसे कम आयु के गुरु थे। इन्हें 5 वर्ष की आयु में ही गुरु की उपाधि दे दी गई थी। अगला गुरु तेग बहादुर जी, इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, 1699 खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना। इन्होंने एक नया संस्कार पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। आप ध्यान रखिएगा, ये मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया था। तो ये सिख धर्म और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और सिख के जितने भी गुरु हुए उनको मैंने बताया। अगला है फतोरपा जत्र, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? फतोरपा जत्र ये किस मतलब एक फेस्टिवल कह सकते हैं। ये फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर जाएगा गोवा। फतोरपा जत्रा गोवा की सबसे प्रसिद्ध जत्राओं में से एक है।
और क्यूपेम तालुका के फतोरपा में शांता दुर्गा कुंकोलियन कारीन में के मंदिर में मनाई जाती है। कुंकोलियन कारीन का अर्थ है कुंकोलिम से। त्योहार के दौरान पूरे गोवा से विभिन्न धर्मों, समुदायों और जातियों के लोग देवता की पूजा करने के लिए आते हैं। तो ये इस त्योहार से रिलेटेड पॉइंट्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत प्रवणता दर्शाता है? जिसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। ठीक है। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा 1500 किलोमीटर चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अब महाद्वीपीय अलमारियाँ भूमि से नदियाँ, हिमनदों और हवा द्वारा नीचे लाए गए अवसाद की चर मोटाई से ढकी हुई है और लहरों और धाराओं द्वारा विकसित की जाती है। महाद्वीपीय समतलों द्वारा लंबे समय से प्राप्त बड़े पैमाने पर तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधन का स्रोत बन गए हैं। अगला है, लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी। देखिए, गदर पार्टी के जो गदर पार्टी एक क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। अब देखिए, आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया, ओरेगन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया। गदर पार्टी के संस्थापक थे जैसे लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह और सोहन सिंह भाकना। ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी को शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का नाम दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1914 से 1917 तक गदरियों ने, यानी कि गदर पार्टी के जो संस्थापक थे और जो सम्मिलित थे, ने जर्मनी और तुर्क के समर्थन में भूमिगत उपनिवेश विरोधी कार्रवाइयाँ जारी रखीं, जिन्हें हिंदू जर्मन षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, या वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS इन वाटर? कहने का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन सी ऐसी तकनीक है जिसमें कि जो वाटर में जो मतलब डिज़ोल्व, यानी कि वाटर में जो सॉलिड्स घुले होते हैं, TDS जो होते हैं, उनको कम किया जा सके। तो 2 मेथड हैं, पहला है आयन एक्सचेंज और दूसरा है डिस्टिलेशन। कार्डिंग इसमें आंसर हो जाएगा 4, 1 और 2 होगा, थर्ड नहीं होगा। आइए देखते हैं। आयन विनिमय विधि को जियोलाइट परमुटेड प्रक्रिया भी कहा जाता है। इस विधि में राल धुना का उपयोग करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। दूसरा है आसवन। यह एक तरल मिश्रण से घटकों या पदार्थों को चयनात्मक उबलने और संक्षेपण का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया है। अब तीसरा जो था कार्डिंग, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। कार्डिंग क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का एक रूप है जिसमें प्रीपेड कार्ड को चार्ज करने के लिए चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। आयन विनिमय और आसवन दोनों का उपयोग पानी में TDS को कम करने के लिए किया जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों सही होगा। अब यहाँ पे TDS के बारे में आप देख सकते हैं। TDS इज इक्वल टू निलंबित ठोस प्लस घुलित ठोस। TDS के लिए पेयजल मानक जो होना चाहिए वो 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम ये होना चाहिए। अगला है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द कॉलेजियन ईयर पुस्तक के लेखक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुक और ऑथर से, और या बुक उनके लेखक से संबंधित है प्रणब मुखर्जी। ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, द कॉलेजियन ईयर 1996-2012, प्रणब मुखर्जी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन मिकी हार्ट, सिकिरू ओदेपुजू और जियोवानी हिडाल्गो के साथ, बेसिकली पूछा जा रहा है ये जो प्लैनेट ड्रम है ना, प्लैनेट ड्रम है, तो ये संबंधित पूछा जा रहा है। 1992 में जो ग्रैमी अवार्ड मिला ये किसे मिला था? तो आंसर होगा जाकिर हुसैन।
8 फरवरी 2009 को 51वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए जाकिर हुसैन ने मिकी हार्ट, सिकिरो ओदेपुजो और जियोवानी हिडाल्गो के साथ अपने सहयोगी एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए समकालीन कंटेम्पररी विश्व संगीत एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। ये आप ध्यान रखिएगा। अब और भी ऑप्शन यहाँ पे थे, जैसे रविशंकर, भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया। आपको कमेंट में बताना है हरिप्रसाद, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया किस मतलब वाद्य यंत्र से संबंधित है, रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है और भीमसेन जोशी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले आप कमेंट दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। अगला है, विच द फॉलोइंग इज अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एज ऑन 31 मई 2021। इसका आंसर हो जाएगा बीएनपी परिभाष। बीएनपी परिभाष जो है ये कह सकते हैं पहला फर्स्ट जो है, द फॉलोइंग इज ए फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग सॉरी पहला नहीं कह सकते हैं। बीएनपी परिभाष जो है सो अपना मतलब ऑपरेशन स्टार्ट किया था यहाँ पे इंडिया में, कब से, 31 मई 2021 से। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा, कौन सी धारा के बारे में पूछा जा रहा है, तो धारा 8(1) द्वारा मान्यता दी गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अधिनियम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किस टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे जो भी रह गए हैं उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा, उनका भी वीडियो बना करके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।